हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों स्वागत है इतिहास की महत्वपूर्ण जड़ी बूटी में। आप सोच रहे होंगे कि सर आखिरकार बहुत दिनों बाद आप ये जड़ी बूटी वाली क्लास ले ही आए। जी हाँ दोस्तों, ये 14वीं क्लास है। इससे पहले 13 क्लासेस जो है वह हमारे फोल्डर में पड़ी है। ऑलरेडी आप जाके देखोगे दोस्तों, इतिहास की जड़ी बूटी वाले फोल्डर में पड़ी है। चलिए दोस्तों, आज हम क्या बात करेंगे, क्या है दोस्तों इस जड़ी बूटी में, गुरुजी क्या लेकर आए हो दोस्तों। आज वैसे ही कुछ पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते दोस्तों कुछ लगा इंपॉर्टेंट। किताब है दोस्तों केसी श्रीवास्तव और पेज नंबर है उसका 239 है ना। अब आपके पास शायद नया वाला वर्जन होगा उसका, है ना। मेरे पास 2019 का है, तो उसमें तो यही पेज नंबर है। तो दोस्तों कुछ पढ़ रहा था, कुछ अच्छा लगा तो सोचा क्यों ना इसकी जड़ी बूटी बना के उसे घोट के मेरे बच्चों को पिला दी जाए। जी जी हाँ दोस्तों, चलिए तो देखिए दोस्तों, आपने जैसा कि थंबनेल में देखा, सम्राट अशोक और विश्व के अन्य शासक। दोस्तों सम्राट अशोक जो है महान शासक कहलाता है। इतिहास में हम कहते हैं कि महानतम शासकों में गिना जाता है। अच्छा गुरुजी, क्या अशोक महान शासक था? हाँ, ऐसा माना जाता है, अशोक महान शासक था। अच्छा, तो उसको महान क्यों कहा जाता है? सीधी सी बात है, उसने बहुत सारे कल्याणकारी कार्य, हम कह सकते हैं धार्मिक सहिष्णुता दिखाई। तो गुरुजी उसने नरसंहार भी तो किया था। कलिंग युद्ध में उसने भारी नरसंहार भी तो किया, लाखों लोगों को उसने दोस्तों हम कह सकते हैं परेशान भी तो किया। लेकिन दोस्तों उसने ये कबूल भी तो किया कि हाँ, मुझसे ये भूल हुई। अपने 13वें शिलालेख में अशोक ने जो है कबूल भी तो किया कि कलिंग में उसने भारी नरसंहार किया, ठीक है। और उसका हृदय जो है वह बहुत गदगद हो गया इस भारी नरसंहार को देखकर। और फाइनली जो है फिर उसके बाद में वह युद्ध नीति को त्याग देता है और धर्म नीति को अपनाता है। जहां मध्यकालीन भारत के अंदर दोस्तों बहुत से शासक अपने दरबारी इतिहासकारों को अपनी कमियां छुपाने के लिए कहते थे, और बहुत सारे दरबारी इतिहासकार अपने शासकों की, अपने राजाओं की, है ना, अपने राजाओं की कमियां छुपाते थे दोस्तों, है ना, और अच्छाइयां जो है वह अपने साहित्य में दिखाते थे। वहीं दोस्तों यहाँ पर सम्राट अशोक जो है वह स्वयं अपनी गलती कबूल करता है। इसका अभिलेख है 13वां अभिलेख, उसके अंदर कलिंग युद्ध की जानकारी भी मिलती है। तो दोस्तों गलती कबूल करने वाला महान होता है, गलतियां छुपाने वाला नहीं, है ना। इसके अलावा दोस्तों इसने बहुत सारे काम किए हैं, हम कह सकते हैं धर्म का प्रचार प्रसार किया है, लोगों में अहिंसा का संदेश पहुंचाया है ना। तो अशोक महान है, अशोक को महान माना जाता है। और दोस्तों महान लोगों से तुलना दूसरे शासक भी करते हैं। इतिहासकार जो है वह महान लोगों की तुलना दोस्तों अन्य शासकों से भी करने का प्रयास करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए तो साथियों, आज हम देखते हैं कि सम्राट अशोक की जो है अन्य किन किन शासकों से तुलना की गई है, और कौन कौन जो है इतिहासकार है, चाहे वह अंग्रेज इतिहासकार है, वह किन किन शासकों से करते हैं। और आखिरकार अगर वे तुलना करते हैं तो वे किस आधार पर करते हैं। क्या वे आधार मजबूत हैं, या केवल आधार मात्र ही है, या केवल वह एक नाम मात्र की फॉर्मेलिटी है उसमें, है ना। क्या वह आधार इतने मजबूत हैं कि हाँ बिल्कुल अशोक से वह साम्यता रखते हैं। देखते हैं दोस्तों, बात करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है तुलनात्मक अध्ययन। और दोस्तों हम दो महान शासकों की बात करेंगे, जिसमें सम्राट अशोक और दोस्तों अकबर महान, इन दोनों का भी हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और फिर हम देखेंगे, एक निष्कर्ष निकालेंगे कि फाइनली दोनों में से महान कौन है। ठीक है, दोनों ही अपनी अपनी जगह है दोस्तों, लेकिन दोनों की जो दृष्टिकोण था काम करवाने के पीछे वो अलग अलग था। बात करते हैं। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं, इतिहास की जड़ी बूटी शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब कुछ कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों तो देखते हैं। ये देखिए, यहां पर है कि अशोक की तुलना विश्व इतिहास की विभिन्न विभूतियों। अब ये विभूतियां कौन है, जैसे कि कॉन्स्टेंटाइन है, ठीक है, एंटोनिसस है, इसके अलावा अकबर है, सेंट पॉल है, नेपोलियन है, सीजर है, इनके साथ की जाती है ना। यानी कि विश्व के अलग अलग शासकों से अशोक की तुलना की जाती है। अशोक महान था और महान लोगों से तुलना कौन नहीं करना चाहेगा, ठीक है, सभी करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर एक नाम दिखाई दे रहा है, जो नाम है दोस्तों क्या, रिज डेविस, है ना, रिज डेविड्स, ठीक है, रुकिए। तो रिज डेविड्स जो है आपको यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है। रिज डेविड्स जो है दोस्तों वह अशोक की तुलना किससे करते हैं, वह कॉन्स्टेंटाइन से जो है अशोक की तुलना करते हैं। चलिए दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, देखते हैं। तो गुरुजी ये रिज डेविड्स जो है वह अशोक की तुलना, दोस्तों याद रखना, एग्जाम में आ भी सकता है कि कौन अशोक की तुलना किससे करता है, थोड़ा याद रखना। रिज डेविड्स जो है अशोक की तुलना किससे कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटाइन से कर रहे हैं। तो आखिरकार गुरुजी इनमें क्या ऐसी साम्यता थी, क्या दोनों ने एक जैसे काम किए थे? हाँ, काम तो किए ही होंगे, तभी तुलना की जा रही है।
लेकिन क्या दोनों ने एक ही उद्देश्य से काम किए थे? उद्देश्यों में फर्क हो सकता है, सोच दृष्टिकोण में फर्क हो सकता है। चलिए तो देखिए दोस्तों, रिच डेविड्स का मानना है कि अशोक जो है वह कॉन्स्टेंटाइन्स के समान है ना, इससे तुलना वह करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं जैसे अशोक जो है वह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है, और बौद्ध धर्म का जो है भारत और भारत के आसपास वाले क्षेत्रों में जो है क्या करता है, हम कह सकते हैं दोस्तों कि भारत के आसपास वाले क्षेत्र में बृहत्तर भारत का निर्माण करने में सहयोग करते हैं, भारत के आसपास वाले क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, स्वयं अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को दोस्तों लंका भेजता है। तो कहने का मतलब है कि जहां अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है, वहीं दोस्तों सिमिलरिटी कंस्टेंटाइन में भी देखने को मिलती है। ये क्या करते हैं दोस्तों, यह जो है यह भी प्रचार प्रसार करते हैं। अच्छा, किस धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं दोस्तों, यह भी ईसाई धर्म को ग्रहण करते हैं और उसका क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। तो यहाँ पर साम्यता क्या है कि जो अशोक है, अशोक बौद्ध धर्म का क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, वह दोस्तों यहीं पे ये क्या करते हैं, ये ईसाई धर्म का क्या करते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। अच्छा तो सर क्या प्रचार प्रसार करने से ही जो है दोस्तों ये एक समान माने जाएंगे? देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये देखिए, पहली बात आपको ये माननी चाहिए कि अशोक ने बौद्ध धर्म को एक महत्वपूर्ण पहचान दिलाई, हम कह सकते हैं, ठीक है। अशोक ने, हालांकि बौद्ध धर्म जो है दोस्तों था, लेकिन अशोक ने दोस्तों उसको एक प्रकार से राजकीय धर्म बनाया अपना और उसकी महत्वता को स्थापित किया अशोक ने। भारत से बाहर अगर भारतीय संस्कृति गई तो उसमें कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के माध्यम से भी दोस्तों भारतीय संस्कृति जाती है, बृहत्तर भारत का निर्माण होता है। जहां जहां भारतीयों ने अपनी संस्कृति, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, अपने अपने उपनिवेश बनाए, वो बृहत्तर भारत कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों अशोक ने जो है, हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और उसे एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। लेकिन दोस्तों कॉन्स्टेंटाइन से पहले ही जो है ईसाई धर्म काफी जो है प्रचार प्रसार इसका ऑलरेडी हो चुका था। ईसाई धर्म जो है दोस्तों पहले ही बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी स्थिति में था, है ना। इन्होंने भी प्रचार प्रसार किया, लेकिन इससे पहले भी ईसाई धर्म बहुत अच्छी स्थिति में था, ये मानना चाहिए। तो दोस्तों यही समानता है कि जैसे कॉन्स्टेंटाइन ने भी ईसाई धर्म को ग्रहण कर उसका क्या करवाया, प्रचार प्रसार करवाया। लेकिन दोस्तों इससे पूर्व ही ईसाई धर्म का अच्छा खासा क्या हो चुका था, प्रचार प्रसार हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक सिमिलरिटी क्या है कि अशोक जो है वह क्या करता है, अशोक जो है वह बौद्ध धर्म का क्या करता है, प्रचार प्रसार करता है, और कॉन्स्टेंटाइन जो है दोस्तों वह क्या करता है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करता है। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर हम दोनों की तुलना करें तो अशोक जैसी महानता जो है दोस्तों शायद इसने नहीं हासिल की थी। हम कह सकते हैं कि अशोक जो है, अशोक अपने कार्यों की वजह से, इससे तुलनात्मक रूप से अगर अध्ययन करें तो इससे ज्यादा क्या है दोस्तों, महान माना जा सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अशोक ने जो धर्म का प्रचार प्रसार किया था उसके पीछे कोई राजनीतिक चाल नहीं थी, ठीक है, लेकिन ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो रिच डेविड्स ने तुलना करी है अशोक की कॉन्स्टेंटाइन से, ठीक है, और किस आधार पर तुलना करी है, किस आधार पर करी, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार, और इसने किया बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन दोनों के बीच में तुलना करना क्या है, हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से दोस्तों दोनों में सिमिलरिटीज नहीं थी। जहां अशोक ने बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के ये काम किया, और जहां अशोक ने दोस्तों एक धर्म को दोस्तों हम कह सकते हैं राजकीय धर्म का दर्जा दिलाया, हम कह सकते हैं कि स्टैब्लिश करने में बहुत ज्यादा सहयोग किया, पहचान दिलाई, वहां दोस्तों इसके पूर्व ही ईसाई धर्म का काफी ज्यादा प्रचार प्रसार हो चुका था, ठीक है। तो एक तो दोस्तों तुलना हो गई कॉन्स्टेंटाइन से। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मैकफेल है। मैकफेल महोदय जो है वह अशोक की तुलना किससे करते हैं, मैकफेल महोदय अशोक की तुलना करते हैं मार्कस ओलेरियस एंटोनियस, आप एंटोनियस बोल सकते हो, ठीक है, इससे करते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे तुलना करने का क्या कारण है दोस्तों, बस यही हम कह सकते हैं कि जो मैकफेल जो तुलना करते हैं उसका आधार क्या होता है, उसका आधार भी दोस्तों इसी प्रकार की, हम कह सकते हैं कि अशोक जैसे ही कुछ कार्य मैकफेल ने भी किए थे, एंटोनियस ने भी किए थे। एंटोनियस एक महान दार्शनिक था दोस्तों, हम कह सकते हैं कि एंटोनियस की जो बुद्धि है, या फिर हम कह सकते हैं कि एंटोनियस की जो दृष्टि है वह अशोक से भी पैनी थी, हम कह सकते हैं अशोक से भी विचारों में ऊंचा था, एक दार्शनिक था ये। लेकिन दोस्तों भंडारकर महोदय ये बात नहीं मानते हैं। भंडारकर महोदय जिन्होंने केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था, भंडारकर महोदय इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि अशोक जो है वह रोमन सम्राट से कहीं ज्यादा ऊपर था, ठीक है दोस्तों। तुलना करते हैं मैकफेल अशोक की किससे, मार्कस ऑरेलियस एंटोनियस से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भंडारकर महोदय क्या बोल रहे हैं, भंडारकर महोदय, क्वेश्चन आता है कि किसने जो है अशोक के इतिहास को केवल और केवल अभिलेखों के आधार पर ही लिखने का प्रयास किया, तो भंडारकर महोदय है। भंडारकर महोदय क्या बोलते हैं कि अशोक जो है, अशोक रोमन सम्राट से कहीं ज्यादा ऊपर था, रोमन सम्राट से कहीं ज्यादा ऊंचा था, कहीं ज्यादा ऊंचा था, ठीक है दोस्तों, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो
अगर पूछ लिया जाए। इसके अलावा दोस्तों जो मैकफेल है वो और भी अलग अलग जो है तुलना करता है। मैकफेल अशोक के संदर्भ में सेंट पॉल का भी नाम लेता है ना। ये जो है दोस्तों अशोक के संदर्भ में सेंट पॉल का भी नाम लेता है। अशोक के संदर्भ में सेंट पॉल का भी जिक्र करते हैं, याद रखना। चलिए, लेकिन दोस्तों फिर भी जो है इन सब की तुलना में हमारा अशोक जो है दोस्तों वह इनसे महान था। हाँ ठीक है, धार्मिक दृष्टिकोण हम कह सकते, दार्शनिक दृष्टिकोण से एंटोनियस जो है काफी तीव्र बुद्धि का था, लेकिन दोस्तों अशोक जैसी तीव्रता, ठीक है, अशोक जैसी हम कह सकते हैं कि अशोक जैसी दृष्टि जो है वह इसमें नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, अशोक का अपना ही अलग दृष्टिकोण था। आइए अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत मजेदार हम यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर दोस्तों हम एक बहुत ही मजेदार करने वाले हैं तुलनात्मक अध्ययन, किसका, अशोक और अकबर का। दोस्तों दोनों की नाम राशि सेम है दोनों की जो है नाम राशि दोस्तों समान है। आप कहोगे गुरुजी दोनों ही समान राशि के हैं, दोनों ही समान काम करें, लेकिन दोस्तों इनके कार्य करने के उद्देश्य अलग अलग थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई अशोक और अकबर की। ठीक है, देखिए दोस्तों इतिहास में दोनों ही महान कहलाते हैं। इतिहास में अशोक को भी महान कहा जाता है और अकबर को भी महान कहा जाता है। अच्छा, महान क्यों कहा जाता है भाई, अपने लोक कल्याणकारी कार्यों को लेकर। ठीक है भाई, अकबर ने भी धार्मिक सहिष्णुता दिखाई, अशोक ने भी धार्मिक सहिष्णुता दिखाई। हम कह सकते हैं अशोक ने जो है दोस्तों आजीविकों का भी उल्लेख किया है, आजीविक सातवें अभिलेख के अंदर है ना, आजीविकों का भी जिक्र किया है ना, आजीविकों के प्रति भी वह धार्मिक सहिष्णुता दिखाता है। ठीक, बौद्ध धर्म को मानने वाले और अन्य धर्म जो प्रचलित थे उनके प्रति भी वह धार्मिक सहिष्णुता दिखाता है। वहीं अकबर की बात करें तो अकबर दोस्तों हम कह सकते हैं कि अकबर जो है वह राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। ठीक है, और दोस्तों उन्हें जो है राजपूत महिलाओं को जो है मुगल हरम के अंदर हर प्रकार की स्वतंत्रता देता है, चाहे वह कोई भी दीपावली मनाए, चाहे वह होली मनाए, चाहे वह हिंदू देवी देवताओं को पूजे, अकबर ने किसी प्रकार की रोक नहीं लगा रखी थी। चलिए, तो ये दोनों के बीच में क्या हो जाती है, समानता हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अकबर जो है, अकबर का हम कह सकते हैं कि ये काम करने के पीछे, धार्मिक सहिष्णुता के पीछे कहीं ना कहीं दोस्तों राजनीतिक उद्देश्य था। अकबर को अपने पांव जमाने थे दोस्तों, अकबर को पांव जमाने थे। और दोस्तों हम कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर राजपूतों का हम कह सकते हैं बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं, राजपूत योद्धा जाति मानी जाती है। तो उनसे दोस्तों अगर वैसे मुकाबला नहीं किया जाए तो वैवाहिक संबंध बना के उन्हें अपने रिश्तेदार बना लिया जाए और उसके बाद में जो क्या किया जाए उन्हें अपने अधीन कर लिया जाए, है ना। तो अकबर की राजनीतिक सोच थी, राजनीतिक दृष्टिकोण था। अक्सर दोस्तों इतिहासकार बोलते हैं कि अकबर महान नहीं था, अकबर पर तो महानता थोपी गई है, ऐसा बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम देखें कि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता दिखाई, बिल्कुल धार्मिक सहिष्णुता, ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता दिखाई दिखाता है। अब देखिए दोस्तों, अकबर धार्मिक सहिष्णुता दिखाता है। आपको पता है दोस्तों दीन ए इलाही धर्म की भी स्थापना करता है। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म की क्या करता है दोस्तों, स्थापना करता है, एक नवीन धर्म चलाता है। ठीक है भाई, सभी धर्मों की जो है दोस्तों अच्छाइयाँ, अच्छी सी बातें दोस्तों एकत्रित करके एक नया धर्म बना देता है, दीन ए इलाही। लेकिन दोस्तों अकबर की मृत्यु के साथ ही जो है ये दीन ए इलाही भी समाप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों अशोक के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, बौद्ध धर्म को तो हम आज भी मानते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म आज भी हमारे हिंदुस्तान में है दोस्तों, बौद्ध धर्म को मानने वाले। ठीक है, और अभी बुद्धिस्ट ग्लोबल समिट जो है हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो बौद्ध धर्म को तो आज भी मानते हैं, लेकिन ये दीन ए इलाही जो है दोस्तों इसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, अशोक ने दोस्तों धार्मिक सहिष्णुता दिखाई, बिल्कुल हम कह सकते हैं। ठीक है, अशोक भी दोस्तों धार्मिक सहिष्णु था, हम कह सकते हैं, दोनों की तुलना करें सहिष्णु था। ठीक है, लेकिन दोस्तों यह जो है इसके पीछे कोई राजनीतिक सोच नहीं थी, राजनीतिक चाल नहीं थी। इसने युद्ध नीति को त्याग दिया, धर्म नीति को फॉलो किया और दोस्तों कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के अंदर अपने आप को झोंक दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ धार्मिक सहिष्णुता दिखाता है प्लस कुछ कल्याणकारी कार्य भी करता है। ठीक है, कल्याणकारी कार्य भी किए, कल्याणकारी कार्य जैसे कि अशोक भी कुछ कल्याणकारी करता है, अभिलेखों के अंदर जानकारी मिलती है। ठीक है, अशोक का जो 12वां अभिलेख है वह धार्मिक सहिष्णुता के प्रति संकेत करता है। 12वां अभिलेख है ना, 12वां जो अभिलेख है अशोक का वह दिखाता है, धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कल्याणकारी कार्य अशोक भी करता है, पशुवध वगैरह है ना, उनकी चिकित्सा पर भी गौर करता है। हम शुरुआत के जो अभिलेख देखते हैं उसमें है, तो सिमिलरिटीज तो दोनों में ही है। लेकिन दोस्तों अकबर जो है वह उसकी चाल थी राजनीतिक सोच, उसके पीछे राजनीतिक दृष्टिकोण था, यानी कि इन सब कामों के पीछे जो है एक राजनीतिक दृष्टिकोण छुपा हुआ था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, राजनीतिक दृष्टिकोण छुपा हुआ था, यानी कि वह जो है दोस्तों क्या चाहता था, अकबर जो है वह क्या चाहता था, हिंदुस्तान पर अपने पांव मजबूत करना चाहता था और अपने विरोधियों को अपने साथ मिला रहा था। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता उसने दिखाई, कल्याणकारी काम किए, जजिया कर को हटाया, बिकॉज उसे हिंदुओं का सपोर्ट चाहिए था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों
उसे हिंदुओं का सपोर्ट चाहिए था, इस वजह से जो है क्या है अकबर ने ये काम किए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अशोक के मामले में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो दोनों ही हमें यहाँ पर दोस्तों नीलकंठ शास्त्री जी का एक कोटेशन याद आना चाहिए कि अशोक को अकबर की अपेक्षा महान प्रकृति का बेहतर मतलब प्रकृति का बेहतर मानव प्रकृति का बेहतर ज्ञान था। यहाँ पर दोस्तों आपको एक कोटेशन मैं याद दिला दूं, ये कोटेशन आप याद रखना। और ये किसने कही है? नीलकंठ शास्त्री जी ने कही है। नीलकंठ शास्त्री जी क्या कहते हैं, देखिए नीलकंठ शास्त्री जी के एक कोटेशन याद रखेंगे। ये क्या कहते हैं दोस्तों? नीलकंठ शास्त्री जी कहते हैं, नीलकंठ शास्त्री जी का कहना है कि अशोक को अकबर की अपेक्षा मानव प्रकृति का बेहतर ज्ञान था। अशोक को अकबर की अपेक्षा मानव प्रकृति का हम कह सकते हैं मानव प्रकृति का जो है बेहतर ज्ञान था। ठीक है, बेहतर ज्ञान था। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके अलावा दोस्तों अशोक के बारे में और कुछ कथन है, जैसे कि देखिए इतिहास के स्तंभों में अशोक के बारे में ही अलग अलग लोगों ने कहे दोस्तों, इनको कोट कर लेना। देखिए इतिहास के स्तंभों को भरने वाले राजाओं, सम्राटों, धर्माधिकारियों, संत महात्माओं आदि के बीच अशोक का नाम प्रकाशमान है और आकाश में प्राय एकाकी तारा की तरह चमकता है। दोस्तों ये कोटेशन किसने कही है? ये कोटेशन दोस्तों एक लोक प्रसिद्ध इतिहासकार है जिनका नाम है H.G. वेल्स। H.G. वेल्स ने जो दोस्तों क्या कहा है, इसके नाम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। H.G. वेल्स जो अशोक के बारे में कहते हैं ये बात, क्या कौन कहते हैं? H.G. वेल्स। H.G. वेल्स का ये कथन है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक और कोटेशन है नीचे, क्या है कि भारत के किसी सम्राट ने यहां तक कि विक्रमादित्य ने भी इतनी विश्वव्यापी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं की तथा किसी ने भी धार्मिकता तथा सदाचार के प्रति अपने उत्साह के कारण विश्व इतिहास पर इतना अधिक प्रभाव उत्पन्न नहीं किया। ये कौन मानते हैं दोस्तों? ये मानते हैं R.C. दत्त। R.C. दत्त का कहना है कि भारत के किसी भी सम्राट ने, यहां तक कि विक्रमादित्य ने भी, पूरी कोटेशन जो है दोस्तों किसने कही है? R.C. दत्त ने कही। ठीक है, याद रखेंगे R.C. दत्त। ठीक है, R.C. दत्त का कथन है। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर अभी हमारे काम की क्या चीज है, देखिए दोस्तों यहाँ हमारे काम की चीज क्या है, दोनों कोटेशन याद रख लेना, एग्जाम में आ सकती है, पूछी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, नीलकंठ शास्त्री जी का कथन याद रख लेना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम तुलनात्मक अध्ययन करें, थोड़ा बहुत एनालिटिक अप्रोच होनी चाहिए दोस्तों, थोड़ा बहुत हमारी जो है समझ जो है इतिहास के प्रति विकसित होनी चाहिए। थोड़ा बहुत अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो पता होना चाहिए कि भाई दोनों ही महान कहलाते हैं, लेकिन दोनों की महानता के पीछे कारण क्या थे, और अगर दोनों ने ही महान काम किए तो फिर अकबर के बारे में ऐसा क्यों बोला जाता है कि अकबर के ऊपर तो महानता थोपी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको क्या रखना है, आपको ये याद रखनी है बात। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आगे देखते हैं। इसके अलावा आगे देखिए मैकफेल का है, और इसके अलावा दोस्तों पीछे रिज डेविड्स जो है कंस्टेंटाइन से तुलना करते हैं केवल और केवल ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से इतिहास की जड़ी बूटी वाली क्लास में आज एक तुलनात्मक अध्ययन में लेकर आया था अशोक का और अन्य विश्व के अन्य शासकों का। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा दोस्तों। ये छोटी छोटी जानकारियों से आप जो है अपनी मस्तिष्क के अंदर दोस्तों इतिहास की समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, और दोस्तों क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करना। बहुत दिनों बाद हमारी ये क्लास आई है। आज जो है दोस्तों मैंने कॉलिंगवुड की भी क्लास ली है, आप देख सकते हैं इतिहास दर्शन और लेखन वाले में, और यहाँ पर जो है दोस्तों सम्राट अशोक का एक छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। चलो तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।